Hi Bachu. Today we are going to start the next unit of your chapter number 6, which is sale of goods on approval or return basis. Please go and give the heading unit number 2 of chapter number 6, which is sale of goods on approval or return basis. Now when I talk about this chapter I would say is one of the easiest chapter that is prescribed in CA Foundation. Though you have not studied it earlier, but when you'll go through, you'll observe that this is something that we've already discussed through an adjustment of final accounts. So that won't be a very difficult thing. Yes, absolutely it is कि नया तो है. तो चलो, let's go and start the chapter. सबसे पहले जाएंगे और इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे एंड वी आर गोइंग टू नोट अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर देयर. ओके, अब बात जब करी जाए सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस की, तो इससे मतलब क्या निकल के आता है? व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस से मतलब क्या निकल के आता है? सपोजिंग, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग यहाँ हमारे पास दो बिजनेसमैन हैं, जिसमें से एक है मैन्युफैक्चरर और अगला है भाई रिटेलर. ठीक है, या फिर मैं बोल दूँ होलसेलर है और दूसरा रिटेलर है. लाइक देयर आर टू डिफरेंट बिजनेसेस. अब जो फर्स्ट है मैन्युफैक्चरर, वो रिटेलर को सामान भेज तो रहा है, बट वो उसको ऑप्शन दे रहा है कि देखो, आई एम सेंडिंग यू द गुड्स एज पर योर डिमांड, एज पर योर चॉइस, एंड आई गिव यू आर टेनर ऑफ 10 days. You just check the quality. If you say within 10 days okay, तो सेल हो जाएगी. If you do not say anything up to the expiry of 10th day, तो भी क्योंकि 10 days का टेनर ख़त्म हो गया है जो मैं तुमको दे रहा हूँ, तो भी मान लिया जाएगा कि सेल हो गई. However, तुम्हें अगर क्वालिटी सही ना लगे, you don't feel like taking, तो आप इन 10 दिनों के अंदर अंदर मुझे सामान वापस कर दीजिएगा. इसको कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस. अगर मेरी बात तुमको समझ में आई हो, तो ये ऑप्शन हमको मिलता है जब हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं. ऑलमोस्ट सारी जितनी भी रिनाउंड साइट्स हैं, उन सब पर जब आप सामान खरीदते हैं, उसमें आप ऑप्शन नीचे चेक करेंगे तो रिटर्न पॉलिसी होगी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी होगी. तो रिटर्न पॉलिसी में हर कंपनी अपने अपने हिसाब से जो भी उनका प्रिस्क्राइब्ड है वो टेनर बता देते हैं कि विद इन 5 days और विद इन 7 days और विद इन 10 days. तो उतने दिनों के अंदर अंदर यू हैव गॉट द ऑप्शन कि आप चाहें तो सामान रख लीजिए और सही ना लगे तो उतने दिनों में आप सामान को लौटा दीजिए. तो अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर. इस चैप्टर में किसके बारे में बात करने वाले हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, कि जब वो सामान किसी अन्य को भेजता है और उसको एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करता है, तो उसको अपनी बुक्स में कैसे उस चीज़ को रिकॉर्ड करके चलना है, वो इस चैप्टर का मेन कंटेंट है. क्लियर? चलो जाओ कॉपी में और ये ज़रा ड्रॉ करो. एक हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, अगला रिटेलर. मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, लिखिए इसमें goods are sent with the option to return. Goods are sent with the option to return. अभी भेज दिया, एक टेनर दे दिया, उतने में सही लगा तो ठीक, जो ना लगा तो वापस हो सकता है. Goods are sent with the option to return. ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप साइड ड्रॉ करके. पोजेशन ऑफ द गुड्स अब किसके पास जा चुका है? सामान भेज ही दिया ना, तो पोजेशन ऑफ द गुड्स इज विद द बायर. पोजेशन ऑफ गुड्स इज विद द बायर. सामान बायर के पास रखा है. सो सिंपल टिल नाउ. आगे लिखिए बेटू. नेक्स्ट, ट्रांसफ़र. ये जो आपने सामान यहाँ से वहाँ भेजा है, यहाँ से वहाँ जो सामान भेजा है, इसको सेल, एग्जैक्टली सेल कब माना जाएगा? लिखिए, ट्रांसफ़र इज रिगार्डेड सेल. Transfer is regarded sale. Transfer is regarded sale only when. Transfer is regarded sale only when. अभी मैंने आपको बात बताई थी. पहला लिखिए confirmed by the buyer. Buyer इन्फॉर्म करके कह दे, you know, आपने जो सामान भेजा था बहुत शानदार था, मुझे पसंद आया, मैंने सामान रख लिया. तो ये क्या हो जाएगा? confirmed by the buyer. उसने खुद ही कह दिया आई एम कन्फर्मिंग, मुझे सामान पसंद आ चुका है, तो मैंने सामान को रख लिया है, तो रिटर्न का कोई बात बची ही नहीं है. दूसरा लिखो और हिज एक्शन. हिज एक्शन का मतलब
उस सामान का उसने इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है। सपोजिंग हमने भेजे थे बैग्स और उसने खुद ही बैग यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। हमने उसको भेजा कोई ड्रेस पहन के पार्टी में पहुंच गया। तो भाई बाय हिज एक्शन वन कैन अंडरस्टैंड कि हाँ दैट पर्सन हैज़ एक्सेप्टेड द थिंग और ये अब सेल मानी जा सकती है। तीसरा लिखो और एक्सपायरी ऑफ गिवन टाइम। एक्सपायरी ऑफ गिवन टाइम, 10 दिन हमने उनको दिए थे, 10 दिन ख़त्म, अब तो उनका ऑप्शन ही ख़त्म हो गया है रिटर्न करने का। तो जैसे ही समय एक्सपायर हो जाता है तो जो बायर है उसका ऑप्शन टू रिटर्न ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसीलिए उसको भी सेल मान लिया जाएगा। सो इन द फॉलोइंग 3 इंस्टेंसेस और 3 सिचुएशंस वन कैन प्रिज्यूम कि सेल हमारी हो चुकी है, उसके बाद रिवर्स कुछ होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, ये लिखना बच्चों इसलिए ज़रूरी है, एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में कहीं पे भी ये पूछ सकते हैं, तो वन शुड हैव कंप्लीट ग्रिप ओवर इट। सबसे पहले सामान ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अगली पार्टी मतलब बायर के पोजेशन के अंदर वो मौजूद है। पहली बात, अगर वो कंफर्मेशन लिख दे, चिट्ठी मेल बोल दे फ़ोन करके कि मुझे आपका सामान पसंद आ गया, तो सेल हो जाएगी। वो कुछ नहीं बोले बट उसके एक्शन से उसने उसको यूज़ कर लिया, उसने उसको पहन लिया, तो भी मान लिया जाएगा। और तीसरा, जो हमने उसको समय दिया था वो समय समाप्त हो जाता है, तो भी ये मान लिया जाएगा कि सामान बिक चुका है, क्योंकि रिटर्न का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि टेनर ही एक्सपायर हो गया है। ओके, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यूजुअली दिस मोड इज़ यूज्ड in case of online shopping. We are well versed with this. Usually this mode is used in case of online shopping. Usually this mode is used in case of online shopping and business to business transaction. Business to business transaction, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को देता है तो उसको यूजुअली ऑप्शन देता है कि आप सामान देख लीजिएगा, सही नहीं लगे तो इतने दिन में लौटा दीजिएगा, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड बिजनेस रिलेशंस। इसलिए बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैन्युफैक्चरर रिटेलर को भेज रहा है, तो इन 2 सिचुएशंस में ये सेल ऑन अप्रूवल अभी दे रहा है, नहीं समझ में आए रिटर्न कर देना, तो ये वाला बेसिस फॉलो हो जाता है। ठीक है, चलिएगा साहब, अब आप हेडिंग डालिए ज़रा जाकर, अकाउंटिंग इज़ डन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या मैम लिखिए तो, अकाउंटिंग इज़ डन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इज़ डन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इज़ डन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब इसका क्या है मैम, आप बता ही दीजिए। बच्चों इसमें देखिए 3 केसेस आएंगे, उनको आप बाद में लिख लीजिएगा, पहले सुनिए। बात ऐसे निकल के आती है, कोई एक बिज़नेस है, उसमें ऐसा बेचना, कैसा बेचना कि सामान दे दिया और सामने से जैसे कहते हैं देखिए आपको समझ नहीं आए तो आप वापस कर दीजिएगा। ठीक, ऐसा कभी कभी होता है, बहुत रेयर, वंस इन अ वाइल। इसको कहते हैं कैजुअली, इसको कहते हैं कैजुअली, मतलब इनका सुबह शाम का काम नहीं है कि देंगे वापस आ जाएगा, देंगे वापस आ, नो, वंस इन अ वाइल किसी ग्राहक को आप ये ऑप्शन दे सकते हैं, और वंस इन अ वाइल ऐसा होता है कि ग्राहक रिटर्न करता है। तो इस टाइप की जो सेल है ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस, दैट इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन रिटर्न इट टू अस, ये बहुत रेयरली हो रही है, इसको कहते हैं कैजुअली होना। दूसरा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, मतलब मोर देन कैजुअल बट नॉट रेगुलरली, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंटली। ऐसी वाली सेल कई बार आप ऐसा कर देते हो कि सामान नहीं समझ में आया सामने वाले को तो वापस कर लिया आपने, सो दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंटली। और तीसरा आता है बेटू न्यूमरसली। न्यूमरसली मतलब सुबह शाम का ये काम है, आप किसी को सामान दोगे, कोई को समझ नहीं आया वापस आएगा, फिर दोगे, फिर वापस आएगा, फिर दोगे, फिर वापस आएगा, तो दैट्स हैपनिंग ऑन अ रूटीन बेसिस, वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अगर है तो इट इज़ कॉल्ड न्यूमरसली। और कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रीक्वेंटली, और बहुत रेयर है कि ऐसा हो, देन दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कैजुअली। तो मैम कुछ इसकी डिफाइंड लिमिट नहीं है क्या? हो भी नहीं सकती, डिफाइंड लिमिट हो भी नहीं सकती। जब आप प्रैक्टिकली बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस के सर्कमस्टांसेस से आप ये समझ पाते हो कि हम क्या पॉलिसी बनाई है, हमारे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसी हिसाब से डिफाइन किया जाता है। सो वी कैन नॉट से कि 1 महीने में 1 बार हो रहा है तो कैजुअली, या 2 बार हो रहा है तो ये तो 5 बार हो रहा है, तो वो दैट कांट बी डिफाइन, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। सो वी आर सपोज टू नो कि हर एक बिजनेस में कैसे क्या किया जाता है, सच दैट रियल लाइफ में जिस भी बिजनेस के साथ हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं और हम लैंड कर गए, या उस बिजनेस के तुम अकाउंट्स ऑफिसर बन
बन गए या फाइनेंस मैनेजर बन गए, तो तुमको नॉलेज हो कि यार अच्छा मैं इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो ऐसे डीलिंग होगी. Clear? So we are going to study everything, but the point is that depends on what. So it depends on the circumstances of the business. सुबह शाम यही हो रहा है, okay, that's numerously. कभी कभी ऐसा हो जाता है, frequently. Rarest scenario है casually. ठीक है, okay, ठीक. अब अगर मैं तुमसे बात करूँ तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी पे रहते हैं, कैजुअली. तो कुछ नहीं कहा जाए तो कैजुअली ही लेके चलना रहता है. ठीक है, ओके. चलिए जाइए ज़रा पहली हेडिंग डालिए. इफ़ सच ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस कैजुअली. इफ़ सच ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस कैजुअली. इफ़ सच ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस कैजुअली. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सामान बेचते हैं, सामने वाला वापस कर दे, या हम उसको ऑप्शन दें कि देखो भाई समझ नहीं आ रहा तो वापस कर देना. कभी कभी. इफ़ सच ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस कैजुअली. लिखिए, when there are only a few transactions like this. मतलब यूजुअली तो आप इमीजिएट ही कर देते हो कि लेना है लीजिए, नहीं तो वापस का कोई सवाल नहीं है, बट किसी किसी के साथ ऐसा हो जा रहा है. सो when there are only a few transactions like this. when there are only a few transactions like this. few को ऐसे बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैजुअली. कैजुअली. चलिए लिखिए जाके उसके नीचे बेटे, ट्रीटमेंट. ऐसे केस में क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट. अब इस बिज़नेस में ज़्यादातर जो बेचा जाता है सामान वो सेल हो चुकी होती है, बट कभी कभी रेयर कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको हमने सामान दे तो दिया है, बट ऐसा चांस है शायद वापस कर दें, तो ऐसा लिखिए जाके. ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स. ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, जब आप सामान उनको दे रहे हैं. ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स मतलब जब सामान आप उनको दे रहे हैं. देखिए, रिकॉर्डेड लाइक ऑर्डिनरी सेल, तो जैसे सामान सेल की एंट्री होती है वैसे ही कर लेंगे. ऑन ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, जब आप उनको सामान दे रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइक ऑर्डिनरी सेल, जैसे सेल रिकॉर्ड करते हैं, कैश दिया तो कैश डेबिट कर देंगे, और नहीं तो डेटर और ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, कस्टमर डेबिट कर देंगे. नेक्स्ट लिखिए, ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स. ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स, सामान अगर उनको नहीं पसंद आया, उन्होंने लौटा दिया, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे. सामान अगर उन्होंने रिटर्न कर दिया तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे. ठीक है, एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न इज पास. नेक्स्ट लिखिए आगे. आगे लिखिए, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. अब साल का बिल्कुल एंड आ गया, एंड. ठीक है. फॉर गुड्स, लिखिए, फॉर गुड्स विथ रिस्पेक्ट टू विच, for goods with respect to which no confirmation is received. वो सामान जो हमने उनको भेजा था और उनके पास अभी रखा है, और अभी ड्यूरेशन भी बचा है कि उनके पास चॉइस है, शायद वो रखे शायद लौटा दें, और उन्होंने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिया. उनके पास सामान रखा है और अभी उनके पास चॉइस है, शायद रख ले शायद लौटा दें, कंफर्मेशन नहीं दिया. लिखिए, एंट्री फॉर सेल इज़ रिवर्स्ड. एंट्री फॉर सेल इज़ रिवर्स्ड, यही करते थे हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर. लिख लीजिए, एंट्री फॉर सेल इज रिवर्स्ड. आगे, अब सेल की एंट्री रिवर्स कर दी तो हम ऐसा मान रहे हैं कि सामान जैसे बिका ही नहीं. प्रूडेंस कंसेप्ट लगा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि सामान हमने दे दिया सामने वाले को, वो नहीं रखेगा, लौटा देगा. आगे लिखो, देन एंट्री फॉर इन्वेंट्री इज पास्ड. देन एंट्री फॉर इन्वेंट्री इज पास्ड. देन एंट्री फॉर इन्वेंट्री इज पास्ड. अब भाई सामान उसने नहीं लिया, तो फिर सामान उसका नहीं है तो किसका है, हमारा है, तो फिर हम इन्वेंट्री की एंट्री पास करके चलेंगे. एंट्री फॉर इन्वेंट्री इज पास. एंट्री भी लिख लो, फिर मैं ड्रॉ करके समझाऊँ. लिखिए, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट. इन्वेंट्रीज विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, सिर्फ इन्वेंट्री नहीं लिख रहा है. वैसे एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, बट हमारे पास नहीं रखा ना, कस्टमर के पास रखा हुआ है और उसने कन्फर्मेशन दिया नहीं, तो हम ये मान रहे हैं लौटा देगा, बट रखा तो उसके पास है, हमारे पास नहीं है टेंजिबली. तो एंट्री होगी इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. टू ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे लिख दो विद कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर. विद कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लोअर पे दिखाते हैं, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसका कंसेप्ट क्या है, ताकि अपना प्रॉफिट बढ़ाना दिखे. प्रूडेंस कंसेप्ट. विद कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. ठीक है, चलिए लेट्स गो एंड ड्रॉ दिस एंटायर बात.
और फिर अपन आगे पहुँचेंगे। जी साहब, अब यहाँ आया हमारे पास ये कोई बिजनेस, ठीक है, और ये है कस्टमर, ठीक है, और ये हैं आपके बिजनेस। नाउ व्हाट हैपन, सामान यहाँ से यहाँ भेजा गया, ठीक है, ऑन 26 मार्च 2019, 20 लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर ₹10,000, और इनको दिया 10 डेज़ का टाइम, 10 डेज़ का टाइम, ये 10 दिन में आप तय कर लीजिए, ठीक है। अब हुई क्या कहानी, हो ये गई कहानी कि आ गई 31 मार्च 2019। अब इस डेट पे आपको क्या बनाने पड़ते हैं बेटे, अपने फाइनल अकाउंट्स। अब सुनिएगा आप यहाँ, सबसे पहले जब सामान भेजा गया है, जब सबसे पहले सामान भेजा गया है 26 को, जब सामान भेजा 26 को, तो क्या करना है, ऐसा दिखाना है जैसे कि सामान बिक गया, जिसको भेजा मान लो उसका नाम है ए, तो 26 मार्च, तो एंट्री क्या हो जाएगी, A2 सेल्स, A2 सेल्स कितना, 10,000। अब कौन सी डेट को जा चुके हैं हम, आ गए हम 31 मार्च को, 31 मार्च। अब यहाँ 31 मार्च को क्या है बात, 31 मार्च को ये है कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो हो सकता है वो रखें और हो सकता है लौटा दें। तो अगर वो लौटा देंगे तो फिर सेल नहीं होगी, तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है जिस चीज़ के बारे में आपको श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में वो इनकम होगी या नहीं, बेहतर है मत दिखाइए, इनकम मत दिखाइए। तो इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, रिवर्स। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ए। हम ऐसा मान लेंगे, वील थिंक नेगेटिव, प्रूडेंस के हिसाब से कि सामान बिकेगा ही नहीं, मतलब प्रॉफिट होगा ही नहीं, ऐसा। सेल्स टू ए, अब भाई बिका नहीं, उसका नहीं, तो सामान किसका है, हमारा। तो इस सामान की कॉस्ट है सपोजिंग 9,000 रुपये, ठीक है। अब वो सामान रखा किसके पास है, सामान रखा किसके पास है, ग्राहक के पास, ए के पास। तो इसीलिए जब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, इन्वेंट्री विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितने से, कॉस्ट या NRV विच एवर इज़ लोअर, 9,000 से। ये रहेगी आपकी पूरी कहानी। समझ में आ गई बात, काइंड ऑफ, आई थिंक यस। चलिए लेट्स गो एंड डील विथ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ योर मॉड्यूल। आइए साहब इलास्ट्रेशन नंबर 1 पे, इलास्ट्रेशन नंबर 1, इलास्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाइए आप अपने मॉड्यूल के, और क्वेश्चन ज़रा पढ़ें, व्हाट डज इट से। इलास्ट्रेशन 1 कह रहा है CE, कौन है CE, होगा CE सेंड्स गुड्स टू इट्स कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, सामान भेज दिया सेल और रिटर्न बेसिस पे। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। अब ज़रा ढंग से पढ़िए। सबसे पहले सेंड टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33% 1,00,000 रुपए का सामान। तो पहले अपन ड्रॉ करके समझ लें, ये है ज़रा अपना बिजनेस और ये है कोई ग्राहक, यहाँ से यहाँ सामान भेजा कितने का, 1,00,000 का। ये है सेलिंग प्राइस, उन्होंने आपको प्रॉफिट के बारे में आइडिया दे दिया, 33.33% कॉस्ट का प्रॉफिट है, ठीक, समझते हैं आगे। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, अब इनको नहीं पसंद आया, सामान इन्हें वापस कर दिया। अब ये जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, एज सेल्स, और जब कोई रिटर्न कर देगा तो एज सेल्स रिटर्न। आगे पढ़िए। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 40,000 के बाद रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर ने क्या कर दिया, ग्राहक ने अप्रूवल कितने का भाई, अप्रूवल कर दिया
40,000, मतलब 40,000 तो तय है कि सामान बिक ही गए। फिर आई 31 दिसंबर, गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, तो यहाँ 20,000 का सामान रखा है और ये क्या रहा, नॉट कन्फर्म्ड, नॉट कन्फर्म्ड। अब अभी कोई कंफर्मेशन मिली नहीं, नॉट कन्फर्म्ड। पढ़िए क्या कह रहा है, सीई रिकॉर्ड्स सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स। फिर पढ़िए, सीई रिकॉर्ड्स सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स। ऑर्डिनरी मतलब यूजुअल मान रहा है। अब यूजुअल सेल्स कब मानते हैं, अभी हमने हेडिंग पढ़ी, जब कैजुअली होता है। कैजुअली मतलब बहुत रेयर है कि सामान वापस आए, नहीं तो आता नहीं है सामान वापस, और ऐसी वाली सेल हम यूजुअली नहीं करते, वंस इन अ वाइल कर ली। तो क्या करना है, ट्रीट एज ऑर्डिनरी सेल। तो यहीं से आपको लैंग्वेज से समझ आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट केस की। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स अज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर। सारी जो भी रेलिवेंट एंट्रीज हैं वो सारी हमें पास करके चलनी है। अब ये ड्रॉ तो आपने कर लिया होगा, एंट्रीज पे आ जाए। चलिए फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाएं जर्नल एंट्री का प्रॉपर, जो कि डेट भी दी है। ठीक है, ये लिखिए उसमें, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इनका, सीई, अब जो भी है भाई ये सीई, इन द बुक्स ऑफ सीई। ठीक है, 15 सितंबर को सामान भेजा, 15 सितंबर को सामान भेजा है। ओके, तो ट्रीट एज ऑर्डिनरी सेल, सेल की एंट्री पास हो जाएगी, तो हो जाएगा कस्टमर, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान, 1 लाख का, 1 लाख। ओके, नरेशन लिखेंगे प्रॉपर, बीइंग गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल, सेल और रिटर्न बेसिस कर दो। ओके, चलिए अगला 20 अक्टूबर पे आ जाइए। 20 अक्टूबर, सामान क्या किया उन लोगों ने, रिटर्न, रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न। एंट्री पे आ जाइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अब बच्चे सामान ही लौटा दिया तो कस्टमर जो है उससे हमें कुछ नहीं लेना, कस्टमर क्रेडिट, असेट कम, कितने का, 40,000, 40,000। नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। क्लियर, डन। चलिए अगली एंट्री, अगली एंट्री की ओर पहुंचे। ठीक है, चलिए पढ़िए, थर्ड ट्रांजैक्शन, रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फॉर 40। अब बच्चों अगर लेटर ऑफ अप्रूवल मिला तो आप ये सोचिए कि जब सामान शुरू में भेजा था, सेल की एंट्री तो तभी पास कर दी थी, तो सामने वाले को डेटर तो पहले से ही बता चुके और सेल इनकम पहले से ही रिकॉर्ड कर चुके, तो अभी जो कंफर्म हुआ उसके लिए कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ नहीं होगा। नो एंट्री, नो एंट्री। वाई नो एंट्री, बिकॉज पहले ही कस्टमर को डेबिट करके डेटर बना चुके हैं और सेल को क्रेडिट करके इनकम दिखा चुके हैं, तो इसीलिए नो एंट्री नीड्स टू बी पास्ड। इसके ऊपर वाले के लिए क्यों हुई मैम, क्योंकि पहले सेल दिखा दी थी जबकि उन्होंने सामान रिटर्न कर दिया, इसलिए सेल्स रिटर्न दिखाया। एंट्री दिखा दी थी, कस्टमर को डेबिट करके डेटर बना दिया था और उन्होंने सामान रिटर्न कर दिया तो डेटर कम किया, इसीलिए क्रेडिट कर दिया। क्लियर, चलिए 31 दिसंबर पे आ जाइए।
कह रहे हैं गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल। अवेटिंग अप्रूवल मतलब अभी तक कंफर्म नहीं किया, तो फिर तो अपन ये मान लेते हैं जैसे कि काम चल ही नहीं पाएगा। रिवर्स कर दो एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल ही दिखाई थी ना, सेल को रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, टू कस्टमर्स अकाउंट, टू कस्टमर्स अकाउंट। कितने रुपए का? 20,000, 20,000। नरेशन लिखो, बीइंग entry reversed, being entry reversed as approval is awaited। अभी तक अप्रूवल मिला नहीं, as approval is awaited। तो आपने जैसे ही सेल्स को डेबिट कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, अपनी इनकम कम कर दी और ये मान लिया कि सामान बिका है ही नहीं। तो बिका नहीं है तो फिर हमारा सामान हमारा असेट है। तो अगली एंट्री लिखो, इन्वेंट्री with customer, inventory with customer, inventory with customer टू ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है वही ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे किससे आनी है बेटे? कॉस्ट। अब क्वेश्चन में चेक करिए आप क्या कहा था इन्होंने कहा था कॉस्ट प्लस 33%, मतलब जो भी कॉस्ट है वो नहीं पता, 33.33%, मतलब ऐसा किसका? कॉस्ट का ही, कॉस्ट में ही प्लस हो रहा है ना, इज इक्वल टू किसका निकालना है अपने को? हाल फिलहाल इसका। जब कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस आती है, ये सबको पता है, ये अपन ने फाइनल अकाउंट्स में प्रैक्टिस भी करी है। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करो और कॉस्ट का करो कैलकुलेशन। कॉस्ट निकालिए ट्रांसपोज करके, ठीक। तो यहाँ आ रहा है निकल के 15,000, 15,000 कॉस्ट आ रही है कितनी? 15,000। तो ये आपको थ्रू अ वर्किंग नोट दिखाना रहेगा, नीचे जाके वर्किंग नोट नंबर 1 जैसे भी, और यहाँ वैल्यू डाल दीजिए 15,000, 15,000। ठीक है, नरेशन लिख दीजिए, बीइंग इन्वेंट्री विद कस्टमर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। और कैलकुलेशन के लिए यहाँ वर्किंग नोट का रेफरेंस ज़रूर दे दें कि कैलकुलेशन हमने कहाँ किया है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्लियर है सबको। इलस्ट्रेशन नंबर 1 था ये आपका। ठीक है ना, चलिए साहब आगे जाएं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर और ज़रा पढ़ें व्हाट डज इट से। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहे हैं एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। एज एक्चुअल सेल मतलब सेल ही दिखा देते हैं, भले ही वहाँ कंडीशन होती है कि चाहो तो वापस कर देना, बट एक्चुअल सेल दिखा देते हैं, मतलब ऑर्डिनरी सेल दिखा देते हैं। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता होगा कि जो सामान आप भेजते हो वो लोग रख ही लेते होंगे, रिटर्न नहीं करते होंगे, मतलब ये केस 1 हो गया कैजुअली वाला। या आप हाइलाइटर से मार्क करते रहा करिए जो वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। पढ़िए, आप पास थ्रू द डे बुक। डे बुक का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी बुक। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 16 200 such goods have been sent to dealer at 250 each, have been sent to dealer at 250 each। फिर से पढ़ो, कह रहे हैं 200 of such goods have been sent to a dealer at 250 each, और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 200, वो पहले ही बता दिया। ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, तो जब भेजते हैं
तो ग्राहक को, कस्टमर को डेबिट करते हैं, और टू सेल्स करते हैं तो उसको डेबिट किया होगा, ठीक है। ऑफ दीज गुड्स, इस डेट को 50 वर रिटर्न्ड। अब देखिए आप, टोटल थे 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स में से फरमा रहे हैं 50 हो गए रिटर्न, 50 वर रिटर्न्ड, ठीक है। आगे कह रहे हैं 70 वर सोल्ड। अब इसमें से 70 कंफर्म हो गए क्योंकि उन्होंने उठा के अगले किसी को बेच दिए। while for the other goods date of return has not expired, बाकी के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा और अभी डेट भी नहीं गई। तो अगर आप इन दो को देखें तो कितना होता है 120, मतलब 80 के लिए नो कन्फर्मेशन, और ये क्या है रिटर्न्ड है। चलिए एंट्री करें, पास। ठीक है, सबसे पहले सामान भेजा गया, उसकी एंट्री हो जाए, क्या हो जाएगी एंट्री आपकी, किसको भेजा उसका नाम नहीं दिया है तो लिख दीजिए आप कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपये भेजे हैं 200 यूनिट और 250 रुपये का एक, तो कितना हो गया 50,000। अगला क्या कहा क्वेश्चन ने, उन्हें सामान लौटा दिया, दे वर रिटर्न्ड। रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न या रिटर्न इन वर्ड्स, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, बच्चों सामान कोई लौटा ही देगा तो डेटर कम हो जाएगा, उससे वो पैसे अब हम नहीं लेंगे, तो टू कस्टमर्स अकाउंट। कितने यूनिट्स 50, कितना रेट लेंगे वही 250, भेजा 250 पे था तो रिटर्न भी 250। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे क्या बोले वो 70 बिक गए, मतलब कंफर्म है, तो उसके लिए सेल दिखाना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही आप क्या कर चुके हो, सेल दिखा चुके हो और कस्टमर दिखा चुके हो, तो फिर वो उसके रेलेवेंस में आपको एंट्री नहीं दिखाने की ज़रूरत है। नहीं तो डबल टाइम आप एक ही चीज़ को इनकम दिखा रहे हैं और बाकियों के लिए डेट अभी एक्सपायर हुई नहीं, तो प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से हम एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। देखिएगा आप, एक बात समझिएगा, 200 से, अरे यार डू वन थिंग, मैं इसको 50,000 नहीं लिख रही, इसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ। देखिए बाप, 200 से क्रेडिट किया था, 50 से पहले ही कम कर चुके हैं, तो अभी कितने से दिख रहा था 150। अब बाकियों के लिए कंफर्मेशन नहीं आया, मतलब कितनों के लिए 70, रिवर्स करनी है एंट्री, क्या होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कितने 80 यूनिट्स जिनके रिस्पेक्ट में कंफर्मेशन नहीं आई। अब आप नेट में चेक कर लीजिए, पिकअप योर कैलकुलेटर, 200 से क्रेडिट हुआ मतलब इनकम 200 से दिखाई, 50 से डेबिट हुआ मतलब 150 से दिखाई, 80 से और हो गया, तो इनकम कितने से बच रही है 70 यूनिट, और यही बोला था ना क्वेश्चन में, कंफर्मेशन कितने के लिए आया है 70, ठीक है। अब ये वाले यूनिट जो 80 हैं ये बिके नहीं अगर, पर कस्टमर के पास रखे हैं, तो इसके लिए क्या होगा इन्वेंट्री विथ कस्टमर टू जिसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं आया, उनके पास रखे हैं बट हैं वो अल्टीमेटली हमारे, टू ट्रेडिंग अकाउंट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, पर हमेशा इसको किस पे दिखाना है कॉस्ट, तो 200 रुपये के हिसाब से ये आ जाएंगे 16,000 में 16,000, ठीक है। तो 50,000 फिर रिटर्न दिखा दिया, इन लोग ने सेल की एंट्री नहीं करी, सीधे रिटर्न से दिखाया, तो 12,500 वो, फिर रिवर्स करने की एंट्री दिखा दी 20,000 से, और फिर इन्वेंट्री विद कस्टमर
16,000 से 16,000 से। क्लियर? ओके, चलिए साहब, let's proceed further, and I would want that we first take up illustration number 4. चलिए, अभी हम जो नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे वो है इलास्ट्रेशन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन में स्लाइटली थोड़ा सा कुछ नया मिलेगा वेरिएंट. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. क्वेश्चन कह रहा है ए लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग 200. मशीन कितने की है? 200. ठीक है. टू देयर कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. ठीक. All the transactions are however treated like actual sales. Now this is the indication कि ज़्यादातर जो कुछ भी आप सामान बेचते हो सामने वाला रख ही लेता है, रिटर्न नहीं होता है, इसलिए ऑर्डिनरीली आप उसको सेल ही मान लेते हो. सो दिस इज केस नंबर 1, कैजुअली वाला. कैजुअली. ठीक है, आगे. They are passed through the day book just before the end of the financial year and in May. 24 मार्च 2016 को 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of 280. हमने भेजा 280 में भेज दीजिए. Out of which only 90 are accepted by the customer. रखी कितनी सर? 90. वो भी कितने में? 250. जब आपने भेजा था उस टाइम यू थॉट 280, बट फाइनली चीज़ें कितने पे सेटल हुई? 250 पर ही. पुअर. एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज़ फोर्थ कमिंग. बाकी के बारे में कोई हमें अपडेट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है. आगे कह रहा है शो जर्नल एंट्रीज ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16. सो जो भी पॉसिबल है सारी एंट्रीज वी मस्ट गो फॉर. ठीक है, चलिए करें स्टार्ट. लेट्स गो एंड प्रिपेयर आवर फॉर्मेट. Let us go and prepare our format. Okay. ये हमारा हुआ फॉर्मेट तैयार. हमको टॉप पे क्या रखना चाहिए? इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड. इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड. इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड. ठीक है, ओके. चलिए, व्हाट आई डू इज आई चेंज द कलर ऑफ द इंक. यहाँ सबसे पहले आ रहा है 24 मार्च. ठीक. कस्टमर को सामान भेजा तो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब बच्चों जब 24 को भेजा था तो कितनी मशीन भेजी? 300. और क्या रेट पे भेजी? 280. क्या रेट पे भेजी? 280. फिर यहाँ 300 इंटू 280. अब हुआ क्या? अब हुआ कुछ ऐसा कि पता पड़ा कौन सी डेट को ये तो नहीं बता रहे ये 90 आर एक्सेप्टेड. तो डेट दे हैव नॉट डिस्कस्ड. 90 आर एक्सेप्टेड पर कितने पे? 250. अब भाई 250 पे एक्सेप्ट किया है, बट हम तो हमारी सेल और हमारा डेटर 250 से बना चुके, मतलब हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा. कम करना है तो रिवर्स करना है, तो हम लिखेंगे सेल्स टू कस्टमर. सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट. ये क्या करने के लिए? जो हमने भेजा था तो 280 पे रिकॉर्ड किया, बट उन्होंने एक्सेप्ट 250 पे किया है, तो 30 रुपीज़ कम कर रहे हैं. कितनों के लिए? 90. With respect to 90 we are altering. With respect to 90 we are altering. ठीक है. दूसरी बात आती है, आउट ऑफ दिस 300 90 तो उन्होंने रख ली. अब बची बेटे 210. 210 के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है. अब कोई कंफर्मेशन नहीं है तो प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या मानते हैं कि वो सामान रिटर्न ही हो जाएगा, वो लोग रखेंगे ही नहीं.
मतलब दे आर नॉट गोइंग टू कीप विद देमसेल्फ, इट विल कम बैक टू अस, देयर वोंट बी एनी सेल्स हैपनिंग। तो उसके लिए भी रिवर्स करनी होती है एंट्री। तो क्या होती है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो चाहें तो हम यहीं पे ऐड कर सकते हैं 210 जो वो है इनटू, जब भेजी थी तो कितने पे रिकॉर्ड करी थी, 280। तो यू कैन शो एट दिस वैल्यू, और यहाँ पे भी वही 210 इंटू 280, 210 इंटू 280। वो जो 210 उनके पास है जिसके लिए भी कंफर्मेशन नहीं आया, तो वी आर प्रिज्यूमिंग एज इफ दे विल रिटर्न इट ओनली, ऐसा। अब इफ़ दे आर गोइंग टू रिटर्न, तो फिर इन्वेंट्री किसकी हुई, हमारी, तो हमारा एसेट हुआ। तो लिखेंगे इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लीजिए आप, 210 यूनिट है, किस पे रिकॉर्ड करना है आपको, कॉस्ट, 200 रुपये कॉस्ट थी, 200 was the cost. Okay, so we are going to increase our closing stock, presuming सेल नहीं होगी, और क्योंकि सेल नहीं होगी तो जितने से सेल पहले रिकॉर्ड करी थी उसको क्या करना है, that needs to be reversed, इसीलिए यहाँ पे हमने रिवर्स कर दी, ये रिवर्स हो गया। और जितने के रिस्पेक्ट में सेल कंफर्म तो हो गई है बट पैसा उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो उतने से सेल जो हमने रिकॉर्ड की थी उसकी वैल्यू भी क्या कर दी हमने, कम। क्लियर, मैं ऐड कर लूँ ज़रा वैल्यूज़, 280 इंटू 300 से पहली एंट्री हुई, उन्होंने कितनी क्या करी, तो उन्होंने सेल की तो एंट्री करी नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, दोनों एंट्रीज अलग अलग कर दी, तो आप अलग भी कर सकते हैं, आप साथ में भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नरेशन में स्पेसिफाई कर दीजिएगा। तो दोनों को मिलाएं अगर अपन 280 210 प्लस, तो आपका 61,500 ही आया होगा, तो दैट विल वर्क। और लास्ट कितना आ गया आपका, 42,000 से। दिस इज़ योर फोर्थ इलस्ट्रेशन।